हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फंक्शन हम लोग क्यों यूज करेंगे जावा में। फंक्शन का मेन यूज है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को या फिर एक बहुत बड़ा कोडिंग को कुछ सब पार्ट या फिर सब मॉड्यूल में डिवाइड करने के लिए हम लोग फंक्शन या फिर मेथड्स, फंक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर मेथड्स भी हम लोग बोल सकते हैं, मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। मतलब सीधा बात, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को कुछ सब पार्ट में डिवाइड करने के लिए ही हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं। और एक मेन एडवांटेज है मेरा फंक्शन का, वो है कि रिकर्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, पर उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन को किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जावा में। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है मेरा एडिशन ऑफ 2 नंबर, और ये जो प्रोग्राम है ये यूजर डिफाइंड प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ वैल्यू सेट कर दिया। उस वैल्यू के बेसिस पे मैं 2 नंबर को यहाँ पे ऐड करूंगा और मैंने यहाँ पर फंक्शन के थ्रू से ये प्रोग्राम को मैंने इंप्लीमेंट किया। अब फंक्शन का मतलब है, हम लोगों ने स्ट्रिंग का जो वीडियो देखे हैं, मतलब पहले जो मैंने स्ट्रिंग का वीडियो बनाया वहां पर मैंने देखा कि स्ट्रिंग का इनबिल्ट बहुत सारा फंक्शन होता है, उसको इनबिल्ट फंक्शन बोला जाता है। और अब जब हम लोग फंक्शन लिखेंगे वो होगा मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर का मतलब है हम लोग यूजर है, हम लोग अपने मर्जी से एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब हम लोग अपने मर्जी से एक फंक्शन का नाम डालेंगे। वहां पर कुछ भी हम लोग नेम दे सकते हैं। अब जो नेम हम लोग वहां पर डालेंगे उसी के हिसाब से हम लोगों को फंक्शन को लिखना पड़ेगा या फिर उसको कोडिंग उसको करना पड़ेगा। ओके, तो पहले एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं क्या कैसे फंक्शन को इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद और मैं फंक्शन के बारे में और भी जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो चीज़ हम लोगों को जानना है वो यही है कि एक फंक्शन का दोनों पार्ट होता है। जावा में एक फंक्शन का 2 पार्ट होता है, एक होता है मेरा फंक्शन कॉलिंग और दूसरा होता है मेरा फंक्शन का बॉडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मेरा पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर जो मैंने p.add लिखा, ये है मेरा फंक्शन कॉलिंग, मतलब यहाँ पर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके, अब ये कैसा हो रहा है, क्यों मैंने ऐसे किया, इस सब के बारे में सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पूरा वीडियो देखना, धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों का जितना भी सारा सवाल है उस सवाल का आंसर इसी वीडियो में मैं दे दूंगा। तो ये हो गया मेरा फंक्शन कॉलिंग। ओके, ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन का बॉडी कहाँ पर है, ये है मेरा पूरा फंक्शन का बॉडी। ओके, और ये जो मैंने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन का नाम है मेरा ऐड नाम का मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा। मैंने यहाँ पर ऐड दिया, आप लोगों को भी ऐड ही देना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हम लोग चाहे तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है ये मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप है। वॉइड मेरा ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब होता है नल, और ये जो है इसको हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब इस फंक्शन में 2 पैरामीटर और आर्गुमेंट मैं यहाँ पर भेज दिया। एक का नाम है x, दूसरा का नाम है y, और दोनों का ही डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, मतलब x और y होल नंबर स्टोर करके अपना काम करेगा। और ये जो ऐड फंक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो चुका है, मतलब जो फंक्शन यूज करना था वो मैंने यहाँ पर फंक्शन को यूज कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल मैं कहाँ से करूंगा, कॉल मैं मेन के अंदर से करूंगा। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में होता है। ये मेरा फंक्शन का मेन मेथड जो बोला जाता है वो मेन फंक्शन यहाँ पर है। तो वो मेन फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, उसके अंदर इंट ए बी 2 नंबर ले लिया। उसके बाद ये जो लाइन यहाँ पर मैंने लिखा, ये सबसे वाइटल लाइन है। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड क्या है, मेरा क्लास नेम है। एक्स वाई जेड क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया p, ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का टेक्निक। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये p.add मतलब इसके थ्रू से इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पर आकर अब मैं यहाँ से काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये है मेन स्ट्रक्चर एक फंक्शन का। ठीक है, तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा और एक बार। तो इसमें मैंने क्या किया, जो ऐड फंक्शन है
उस फंक्शन को पहले मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने पहले उसको लिख दिया, उसके बाद मेन मेथड जो होता है या फिर जो मेन फंक्शन होता है उसके बाद उस मेन फंक्शन को मैंने नीचे लिखा। तो हम लोगों का जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर क्या करता है, जब वो कंपाइलेशन करता है तब सबसे पहले वो प्रोग्राम में ढूंढेगा मेन फंक्शन कहां पर है। ये उसका टेक्निक है प्रोग्राम कंपाइल करने का। तो सबसे पहले जब आएगा उसको क्लास मिलेगा, देख लेगा कि वो XYZ नाम का एक क्लास है। उसके बाद देखेगा कि एक फंक्शन है जो जिसका नाम है ऐड, मतलब ये मेरा मेन नहीं है। तो कंपाइलर इसको देखकर ही अब इसका काम नहीं करेगा, डायरेक्ट वो ढूंढेगा कि मेन कहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद उसको मिलेगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन यहाँ पर मिला है, उसको यहाँ पर मेन मिल गया। उसके बाद वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, जाने के बाद मतलब वो अपना अब डिबगिंग करना स्टार्ट कर देगा। मेन मेथड मिलने के बाद ही मेरा जो कंपाइलर है वो डिबग करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर उसको इंट ए भी मिलेगा, उसके बाद ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 असाइन कर दिया, मतलब ए और बी का वैल्यू मिल चुका है उसको। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि जो मेन काम है वो मैंने अब इस फंक्शन के अंदर मैंने किया। दो एडिशन का जो काम है, 2 नंबर का जो एडिशन का काम है वो मैंने यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट किया, या फिर उसका कोडिंग मैंने यहाँ पर किया। मतलब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लास है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जावा एक मेरा OOP मेथड है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड है। मतलब यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट होता है। मतलब क्लास तो हो गया मेरा XYZ, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना दूर तक हम लोग का हो चुका था। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का टेक्निक है XYZ। किसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ये XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल फंक्शन है जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, उसको एक्सेस करना है, इसीलिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। बट मेन जो है, मेन बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्सेस होता है, उसको कॉल करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो मैंने क्या किया, XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया P, मैंने यहाँ पर P दिया। अब लोगों को भी P देना पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए न्यू XYZ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का टेक्निक। न्यू का मतलब होता है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन करना। जावा में जो कुछ भी काम होता है सब रन टाइम ही एलोकेट होता है। क्लियर? तो ये हो गया मेरा XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का टेक्निक। तो इसका मतलब क्या है, मैंने P को परमिशन दिया कि XYZ क्लास के अंदर मेन छोड़ के बाकी जो फंक्शन है तुम अब उसको एक्सेस कर सकते हो। अब P उसको कैसे एक्सेस करेगा, डॉट ऑपरेटर के थ्रू से एक्सेस करेगा। P.add लिखने का मतलब है अब ये ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने A B 2 वेरिएबल को भेजा पैरामीटर के थ्रू से। क्यों भेजा, क्योंकि जो ऐड का जो फंक्शन है वहां पर भी मेरा 2 पैरामीटर है। अब पैरामीटर भी मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 मैंने कर देता और यहाँ पर 2 है तो तब भी जाके मेरा जो कंपाइलर है मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो बोलेगा कि इस फंक्शन को पहचान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर भेजा और ऐड का जहां पर मैंने बॉडी लिखा वहां पर मेरा 2 पैरामीटर है। तो एक फंक्शन में जितना पैरामीटर रहेगा उतना पैरामीटर को लेकर ही मुझे काम करना पड़ेगा। तो P.add का ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। अब ये कॉल होने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, डायरेक्ट एकदम इसका जहां पर बॉडी का जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है वहां पर मैं चला जाऊंगा। तो ऐड A, B का मतलब है अब A का जो वैल्यू है वो X पकड़ लेगा, B का जो वैल्यू है अब वो Y पकड़ लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेरा X का वैल्यू 2 और Y का वैल्यू हो गया मेरा 3। ये हो गया इस लाइन का काम। अब यहां पर कॉल होने के बाद अब मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा जो प्रोग्राम का कर्सर है वो अब यहां पर आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद वो इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर इंट z लिखा हुआ है, मतलब z एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। उसके बाद z इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब z इक्वल टू x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। 2 प्लस 3 हो गया मेरा 5, z का वैल्यू। सिस्टम का s कैपिटल में होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z को मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। ये जो ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुआ था ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब इस फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब इस फंक्शन का काम खत्म होने का मतलब क्या है, अब मैं कहाँ पर आऊंगा, अब मैं इसके नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये फंक्शन कॉल हुआ था मेरा यहाँ पर जो कॉलिंग हो रहा था उसके वजह से P.add जहां पर लिखा इसके वजह से ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ था। तो ये फंक्शन खत्म होने का मतलब है इस लाइन का काम खत्म हो जाना। अब इस लाइन का काम खत्म होने का मतलब है अब मैं इसके नीचे आ जाऊंगा। अब ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, किसका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो मैंने ब्रैकेट ओपन किया था उसका ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और ये जो लास्ट ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वो क्लास XYZ का जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये है मेरा एक सिंपल सा जावा का प्रोग्रामिंग ऐड 2 नंबर का। तो ये था मेरा एक फंक्शन का नॉर्मल सा प्रोग्राम। तो मेन बात यही है यहाँ पर कि अभी तक मैंने जितना भी सारा प्रोग्राम किए जावा में, जितना भी सारा हम लोगों ने प्रोग्राम देखे हैं, उसका जो पूरा लॉजिक था वो लॉजिक हम लोग मेन के अंदर ही लिख दे रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉजिक होगा उसको अब हम लोग मेन पे नहीं लिखेंगे, एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब वो पूरा काम उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जाके हम लोग करेंगे, और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग कहां से कॉल करेंगे, जो एक्सटर्नल फंक्शन है उसको हम लोग मेन से कॉल करेंगे। और कॉल करने का प्रोसेस क्या है, कॉल करने के लिए हम लोगों को उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम देकर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर और एक चीज है, तो ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में टोटल 2 ब्लॉक बन चुका है। अब एक मेरा ये जो फंक्शन है ये एक ब्लॉक है, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो चुका है, मतलब ये एक ब्लॉक हो गया मेरा, और ये मेन एक ब्लॉक हो गया मेरा। तो ये पूरा फंक्शन में अभी मेरा 2 ब्लॉक बन चुका है। अब मैं ये ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जावा के प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग पैराडिग्राम में जिस ब्लॉक में हम लोग जो जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसका लाइफ टाइम उसी ब्लॉक के अंदर सीमित है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने मेन में a और b 2 वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज किया, पहले डिफाइन किया, उसके बाद a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। तो इस ब्लॉक के अंदर मैंने 2 वेरिएबल को डिफाइन किया, इन दोनों वेरिएबल का लाइफ टाइम इसी ब्लॉक के अंदर सीमित है। मतलब इन 2 वेरिएबल को मैं दूसरे फंक्शन से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह ये मेरा जो ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन में मेरा यहाँ पर 1, 2 और 3 वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इसका लाइफ टाइम इसी ब्लॉक के अंदर सीमित है। मतलब x, y और z यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म, मतलब इसका लाइफ टाइम इसी ब्लॉक के अंदर सीमित है। इन तीनों वेरिएबल को मैं मेन मेथड से कॉल नहीं कर पाऊंगा या फिर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ये a और b को इस फंक्शन से एक्सेस करने के लिए जाऊंगा तब जाकर मुझे फिर से यहाँ पर a और b को डिफाइन करना पड़ेगा या फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब इंट a या फिर इंट b ऐसे करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तब जाके यहाँ पर मैं a और b को यूज नहीं कर पाऊंगा। जो जो ब्लॉक के अंदर जो जो वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करेंगे उसका लाइफ टाइम, मतलब उसी वेरिएबल का लाइफ टाइम उसी ब्लॉक के अंदर सीमित है। उस ब्लॉक के बाहर से मैं उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यूज करने के लिए जाऊंगा तो जिस ब्लॉक में मैं उसको यूज करूंगा वहां पर फिर से न्यू करके हम लोग उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये है जावा का फंक्शन में इंप्लीमेंट करने का रूल। सिर्फ जावा का ही नहीं है, जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी का ये एक यूनिक रूल्स है फंक्शन के लिए। तो ये तो हो गया मेरा फंक्शन का एक पैटर्न, मतलब इस टाइप से हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं। इसका और एक टेक्निक है, मतलब और एक प्रोसेस है, और एक तरीके से हम लोग फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसा है, जैसे कि यहां पर देखिए ये ऐड जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप है मेरा वॉइड। अगर मैं यहां पर वॉइड को हटाकर, मतलब मैंने यहां पर आप वॉइड को नहीं लिखूंगा क्योंकि वॉइड का मतलब था मेरा नल, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड के पोजीशन पे अगर मैं इंट लिख दूंगा, इंट ऐड, मतलब यहां पर मेरा वॉइड नहीं है। ओके फ्रेंड, इंट ऐड लिखा हुआ है। अगर मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगा तो उस टाइम पे इस प्रोग्राम में और कहां पर क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है, इंट ऐड होने का मतलब है ये जो फंक्शन है वो अब उसका रिटर्न टाइप मेरा इंटीजर हो चुका है। मतलब ये फंक्शन अब इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा।
ओके तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये जो प्रिंट मैंने यहाँ पर लगाया था, इस प्रिंट को मैं यहाँ से हटा दूंगा। प्रिंट का लगाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब इस फंक्शन में मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप अब इंटीजर हो चुका है। पहले इसका रिटर्न टाइप वॉइड था, वॉइड का मतलब नल था, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा था जो रिजल्ट था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। RETURN रिटर्न Z, क्योंकि Z के अंदर मेरा रिजल्ट है, इसलिए मैं रिटर्न Z कर दिया। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन इस फंक्शन के लिए। अब और एक मॉडिफाई करना पड़ेगा, कहां पर? वो मॉडिफाई होगा मेरा मेन पे। तो मेन में देखिए, यहां से ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा था p.add, बाकी ऊपर में जो कुछ भी है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। कॉल मेरा हो रहा था p.add, यहां से कॉल हो रहा था। अब कॉल तो यहीं से होगा, पर ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर रहा है। अब ये जो रिटर्न हो रहा है, इस रिटर्न जो वैल्यू है उसको भी तो हम लोगों को एक्सेस करना पड़ेगा या फिर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए चेंज क्या होगा, यहां पर c इक्वल टू इंट c इक्वल टू p.add a, b। तो देखिए फ्रेंड्स, p.add का मतलब था कि ये फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद मैं डायरेक्ट यहां पर आ जाऊंगा। आने के बाद इसके अंदर का जो काम है वो काम हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिटर्न क्यों यूज किया, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न किया? जिसमें रिजल्ट आकर स्टोर हो रहा है उस रिजल्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूं, मतलब z को रिटर्न कर रहा हूं। z रिटर्न होने के बाद कहां पर जाएगा? ये c में, z का जो वैल्यू है वो c में आकर स्टोर हो जाएगा। नॉर्मली रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट को परचेज किया है, ओके, उसके बाद उस प्रोडक्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम था। अब आप लोगों ने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है, जहां से वो आया था फिर से वहीं पर वो पहुंच जाएगा। तो ये होता है रिटर्न का मतलब। तो यहां से मेरा फंक्शन कॉल हुआ था p.add, यहां से फंक्शन कॉल हुआ था। अब रिटर्न z का मतलब क्या है? रिटर्न z का मतलब है जहां से कॉल हुआ था फिर वहीं पर ये पहुंच जाएगा। तो z का वैल्यू कहां पर पहुंचेगा? फिर यहीं पर आ जाएगा, और यहीं पर आने के बाद वो रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा? c में आके स्टोर होगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है असाइन ऑपरेटर। रिजल्ट जो है वो मेरा c में आके स्टोर हो गया। c क्या है? c एक मेरा इंटीजर टाइप वेरिएबल है। और ये जो रिटर्न हो रहा है, मतलब z रिटर्न हो रहा था मेरा, z क्या था? z भी मेरा एक इंटीजर टाइप वेरिएबल था। मतलब दोनों साइड में जो डाटा टाइप है वो दोनों सेम है, मतलब टाइप मिसमैच नहीं हो रहा है। तो इसमें तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखा, इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो मेरा c में आके स्टोर हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, c को प्रिंट कर देंगे, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट C हम लोग कर देंगे। तो इसका मतलब है C में जो रिजल्ट था वो मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद जो दो ब्रैकेट मैंने ओपन किया था, एक मेन का और दूसरा क्लास का, वो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये था मेरा चेंजेस। अगर जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप वॉइड के पोजीशन पे अगर इंट होगा तो कहां पर क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो मैंने इसी वीडियो पे दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, वही सेम प्रोग्राम के ऊपर, ऐड टू नंबर के ऊपर। तो इसमें मैंने चेंजेस क्या किया, इसमें देखिए लास्ट दोनों जो एग्जांपल दिखाया था वहां पर रिटर्न टाइप, एक में था रिटर्न टाइप मेरा वॉइड और दूसरा में मेरा रिटर्न टाइप था इंट। तो वॉइड का मतलब था रिटर्न, तो उसके लिए कैसे प्लॉट करना पड़ेगा वो हम लोगों ने देख लिए, और इंट के लिए क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब अगर मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है इसके आगे अगर हम लोग स्टैटिक लिख देंगे, स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, ओके, मतलब फिक्स्ड वन टाइप ऑफ। तो स्टैटिक अगर हम लोग यूज कर देंगे तो इसमें क्या चेंजेस होगा, किसी भी फंक्शन के आगे स्टैटिक करने का मतलब होता है वो जो फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेनली जावा में रूल्स होता है कि किसी भी फंक्शन में, मतलब फंक्शन में अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को मेन में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू से उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। पर अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कॉल करने के लिए हम लोगों को अभी ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो कैसे कॉल होगा, वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा।
अब डायरेक्ट कैसे कॉल होगा वो अब हम लोग इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। और मैंने तो पहले ही बोला था कि प्रोग्राम का जो डीबगिंग स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन से होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स इंट a इक्वल टू b इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। उसके बाद देखिए ये है मेरा फंक्शन कॉलिंग ऐड a कॉमा b, ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। अब कॉल होने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, डायरेक्ट इसका जहां पर बॉडी है उस बॉडी पे हम लोग चले जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहां पे चला जाऊंगा। ये ऐड फंक्शन है, ये भी ऐड फंक्शन है, नेम दोनों का नेम एकदम सेम देना पड़ेगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो भी हम लोग को सेम भेजना पड़ेगा। यहां पर मैंने a, b को भेजा। अब यहां पर a, b यहां पर लिखा। अब दोनों में मैंने जानबूझ के a और b यूज किया ये समझाने के लिए आप लोगों को कि दोनों वेरिएबल का नेम सेम है बट इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल टोटली अलग है। अगर जैसे कि यहाँ पर a का वैल्यू इस a में आकर स्टोर हो रहा है और यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो इस b में जाकर स्टोर हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर अगर a और b का कुछ मॉडिफिकेशन होगा, मतलब a और b का वैल्यू अगर कुछ चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मेन के अंदर जो मेरे a और b है उन दोनों का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। जितना भी इन दोनों का नेम सेम क्यों ना हो जाए, इन दोनों का मतलब ये जो दो a b है इन दोनों का लाइफ टाइम यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो चुका है और ये जो a b है इसका लाइफ टाइम यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जब मैंने ए बी को डिफाइन किया तो इसके साथ इसका डाटा टाइप को भी मैंने मेंशन कर दिया, मतलब इंट ए इंट बी। और मेन पे देखिए मेन में भी वही सेम काम यहाँ पे किया, ए और बी का भी डाटा टाइप यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, वो भी ये दोनों भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो अब मैं कहां पे था, स्टैटिक में था। फंक्शन स्टैटिक होने का मतलब क्या है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग ऐड, फंक्शन का नेम ऐड है, ऐड नेम से ही डायरेक्ट मैं इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं। तो ये करने का मतलब है ये फंक्शन अब डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद ए और बी का जो वैल्यू है वो ये वाला ए और बी में आकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जाके एक इंट सी है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी का जो सम है वो सम करने के बाद जो रिजल्ट है वो सी में आके स्टोर होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी को मैंने प्रिंट कर दिया क्योंकि इसका रिटर्न टाइप मेरा वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है नल, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। डायरेक्ट यहाँ पर सी का वैल्यू प्रिंट हो गया। ये फंक्शन खत्म। ये फंक्शन खत्म होने का मतलब क्या है, जहां से ये कॉल हुआ था, मतलब यहां से कॉल हुआ था, इस फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब खत्म होने का मतलब क्या है, मैं इसके नीचे आऊंगा, ये दो ब्रैकेट जो क्लोज हुआ, ये दो ब्रैकेट किसका क्लोज हुआ, एक मेन का क्लोज हुआ और एक मेरा इस क्लास का क्लोज हुआ। ये हो गया इस फंक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है फंक्शन का। आगे भी मैं फंक्शन का बहुत सारा वीडियो लाते रहूंगा। तो मेरा जो नया वीडियो आएगा उस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए सबसे पहले मेरा जो चैनल है उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ चैनल का जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, इसीलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।